My dear student, I am Zahiruddin Babar, your chemistry teacher. क्लास 12 की केमिस्ट्री है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर का नाम है और उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो टॉपिक को कवर करने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हमारे पास बोर्ड्स है उनके एग्जामिनेशन में जिस किस्म के भी क्वेश्चन आते हो उनके कंसेप्ट के बारे में जानने के लिए एमडीकेट के हवाले से जो पॉइंट्स बनते हो इसमें उनको कवर करने के लिए हमारे साथ रहिए। माय डियर स्टूडेंट, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन -1 डी सबशेल में, इन -1 डी सबशेल। मतलब ये कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट में सेकंड लास्ट डी सबशेल होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन को तरतीब से रखेंगे, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट है उनके इन -1 डी में, मतलब सेकंड लास्ट शेल में जो डी सबशेल है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे तरतीब के साथ रखेंगे। जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है इनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये एंटर होते हैं इनटू पेनल्टीमेट शेल। तो इनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड नहीं होते बल्कि ये हमारे पास पेनल्टीमेट शेल में ऐड होते हैं, पेनल्टीमेट शेल। और पेनल्टीमेट शेल किस चीज को कहते हैं, कौन से शेल को कहते हैं, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। ये हमारे पास लेट्स सपोज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये हमारे पास शेल्स है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, लेट्स सपोज ये हमारे पास फोर्थ शेल है। ये एक एटम, एक एलिमेंट का एटम है और उसमें टोटल हमारे पास फोर शेल है। तो हमारे पास जो लास्ट शेल है ये हमारे पास वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल। तो ये हमारे पास वैलेंस शेल है, लेकिन वैलेंस शेल के बाद हमारे पास जो सेकंड लास्ट होगा उसको हम कहेंगे पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। तो इसी पेनल्टीमेट शेल में जो हमारे पास डी होगा उसको हम कहेंगे इन -1 डी। तो इसी इन -1 डी में हमारे पास फिर 10 ऑर्बिटॉल है, 10, 1 2 3 सॉरी 5 ऑर्बिटॉल है, 5 ऑर्बिटॉल है। और इसी 5 ऑर्बिटॉल में हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन इनमें आएंगे डी सबशेल में। तो 1 2 3, फिर हमारे पास 4 और 5। तो लेट्स सपोज हमारे पास इन -1 जो हमारे पास डी सबशेल है उनमें 1 2 3 4 5 ऑर्बिटॉल है, और ये ऑर्बिटॉल हमारे पास डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आखिर में हमारे पास डी जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास पेनल्टीमेट शेल में जो डी सबशेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम उनको फिल करेंगे। तो हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनकी हमारे पास जो इब्तिदा होती है वो 4th पीरियड में होती है, 4th पीरियड में। और 4th पीरियड में हम डी ब्लॉक एलिमेंट स्कैंडियम से शुरू करेंगे, स्कैंडियम से। तो इसमें हमारे पास फिर 4th पीरियड में फिर हमारे पास है 5th पीरियड, फिर हमारे पास है 6th पीरियड, और फिर लास्ट में हमारे पास 7th पीरियड है। तो 4th पीरियड में हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा होगा वो हमारे पास n -1 होगा। मतलब यहाँ पे जो डी होगी, यहाँ पे जो हमारे पास डी हम तस्वर करेंगे वो n -1 डी होगी, n -1 डी। यहाँ पे भी n -1 डी, यहाँ पर n -1 डी, और यहाँ पर भी n -1 डी। हम यहाँ पे जो सीरीज बनेगा और जो एलिमेंट आएंगे उसको तस्वर करेंगे। तो इन यहाँ पे 4 है, तो 4 से अगर हम 1 को माइनस कर ले तो 4 - 1
डी। इसी तरह यहाँ पे 5 है, फिफ्थ शेल है, तो 5 माइनस 1 डी। इसी तरह 6 माइनस 1 डी। इसी तरह हमारे पास 7 माइनस 1 डी। तो इससे हमारे पास फिर आएगा 3D। इससे फिर हमारे पास आएगा 4D। इससे फिर हमारे पास आएगा 5D। और इससे फिर हमारे पास आएगा 6D। तो हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सबसे पहले 3D की करेंगे, फिर हमारे पास 4D की करेंगे, फिर 5D और फिर 6D की करेंगे। सबसे पहले इनको जानते हैं कि ये 3D क्या है। तो ये 3D हमारे पास फर्स्ट सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट का, फिर इसके बाद हमारे पास 4D सीरीज है, फिर इसके बाद हमारे पास 5D सीरीज है, और फिर लास्ट में हमारे पास डी ब्लॉक में 6D सीरीज है। और हर सीरीज में इसके 10-10 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट मौजूद है। तो जो 3D सीरीज है हमारे पास स्कैंडियम से शुरू होता है, स्कैंडियम, और जिंक पे ये खत्म होता है। और स्कैंडियम की हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 21 है, जिंक की जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है 30। फिर हमारे पास 4D है, वो हमारे पास जो सीरीज है 4D सीरीज, सेकंड जो हमारे पास सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट का वो यट्रियम है, यट्रियम। और यट्रियम की जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होगी वो 39 होगी, 39। फिर यट्रियम से लेके यहाँ पे हमारे पास फिर कैडमियम है, कैडमियम। और कैडमियम के हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है 48। फिर 5D की जो सीरीज है हमारे पास ये थर्ड सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट का, और इसमें भी हमारे पास 10 एलिमेंट्स होंगे डी ब्लॉक में, 10 एलिमेंट्स। तो ये शुरू होता है लेंथेनम, जिसकी हमारे पास एटॉमिक नंबर होगी 57, 57 इसकी एटॉमिक नंबर होगी। और फिर यहाँ पे हमारे पास 14 एलिमेंट इसके बाद होंगे। और फिर यहाँ पे फिर इसके बाद हेफनियम है, हेफनियम। और हेफनियम से शुरू होकर हेफनियम की जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होगी वो 72 है, 72, 72। और फिर हेफनियम से लेके मरकरी तक हमारे पास 5D सीरीज है जो 80 एटॉमिक नंबर रखता है। फिर हमारे पास लेंथेनम के बाद एक्टिनम है, यहाँ पे एक्टिनाइड सीरीज। फिर इसके बाद एक्टिनम की जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है 89, 89। और फिर एक्टिनम के बाद जो हमारे पास सीरीज बनता है एक्टिनाइड सीरीज, उसके बाद यहाँ पे फिर रदरफोर्डियम है, रदरफोर्डियम। और रदरफोर्डियम की हमारे पास एटॉमिक नंबर 104 है। फिर यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट बनता है कॉपरनीशियम, कॉपरनीशियम, उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर 112 है। तो ये है हमारे पास 4 जो हमारे पास सीरीज बनते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो हमारे पास 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज है, जिसमें हमारे पास लेंथेनम भी है, एक्टिनम भी है। लेंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट है और एक्टिनम के बाद जो 14 एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो हम इन सीरीज की करेंगे। पहले हम लेते हैं 3D सीरीज को, कि 3D सीरीज में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 3D सीरीज को। तो 3D सीरीज, 3D सीरीज, 3D सीरीज वो सीरीज है जो कि हमारे पास पीरियड नंबर 4 में है, और इसमें जो हमारे पास थर्ड शेल है उसमें जो डी है 3D वो फिल होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें होगा स्कैंडियम 21, फिर हमारे पास है टाइटेनियम 22, फिर हमारे पास है वेनेडियम 23, फिर हमारे पास है क्रोमियम 24, फिर हमारे पास है मैंगनीज 25, फिर हमारे पास है आयरन 26, फिर हमारे पास है कोबाल्ट 27, फिर निकल है वो हमारे पास है 28, और यहाँ पे कॉपर है, कॉपर, कॉपर की हमारे पास एटॉमिक नंबर 29 है, और जिंक है जो कि लास्ट एलिमेंट है 3D सीरीज का, और उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 30 है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले, पहले जो है ना मैं इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, फिर यहाँ पे जो हमारे पास आर्गन कोर बनेगा उसको हम तमाम में जो है ना यहाँ पे शॉर्टकट लिखेंगे। तो 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3D,
2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डी में आएगा। लेकिन ये 3d जो है ना, ये इनर शेल में आता है, इस वजह से मैं अहबाउ प्रिंसिपल को यहाँ पे मतलब फिलहाल या मतलब थोड़े लम्हे के लिए यहाँ पे निगलेक्ट कर रहा हूँ, और 3D को मैं इससे पहले लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इनर शेल है। तो 3D में 1 है और 4s में 2 है। असल में लिखना इस तरह चाहिए कि 4s अंदर हो और 3D बाहर हो, क्योंकि अब प्रिंसिपल की बुनियाद पे जो हम फिलिंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इस तरह करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम शेल नंबर शो कर रहे हैं, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, हमारे पास थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है। अच्छा, तो फोर्थ शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके थर्ड शेल में जो है ना अभी भी इलेक्ट्रॉन बाकी है, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 और 6 8 और 1, यहाँ पे हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है। अभी भी हमारे पास इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, सॉरी 9 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 9। अच्छा, अगर हम देख ले 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, तो ये सारा जो है ना, ये यहां तक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है। तो इस वजह से मैं इनके बजाय आर्गन कोर यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, आर्गन, और यहाँ पे फिर एक इलेक्ट्रॉन इजाफी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास 3d होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फिर 4 में हमारे पास उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर हम देख ले वेनेडियम में मजीद एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो आर्गन, और इसी तरह 3d में 3 होंगे और 4 में उसी तरह 2 होंगे। मतलब ये कि अब नया इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो d में फिल होता जाएगा। इस वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकी जो d सब शेल है वो इनकम्प्लीट है, पार्शियली फिल है। तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये d में जाएगा, इनर शेल में जो होगा। यहाँ पे हमारे पास फिर 3d, ये 3 इस वजह से मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये सारे एक पीरियड में है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है 3d, और यहाँ पे फिर हमारे पास 4s, ये एक एक्सेप्शनल केस है। अच्छा, जब हम क्रोमियम तक पहुंच जाते हैं, क्रोमियम तक, तो होना तो ये चाहिए था कि हम यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 लिख लेते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग 4 में हो रही है, लेकिन इस तरह नहीं होता। डी में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है, वो आ जाता है और डी में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये 4 बन जाता है। फिर यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये 4 है और ये 4s2 है, मतलब 3d4 और 4s2। अब d और s के दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस है वो इतना हाई नहीं है, तो इस वजह से ये इस जो इलेक्ट्रॉन होगा ये जंप करके यहाँ पे 3d में आ जाएगा, 3d में, जिसकी वजह से यहाँ पे इसमें 1 आ जाएगा और 3d में 5 आ जाएंगी। तो इसकी जो हमारे पास टोटल कैपेसिटी है वो है 2 इलेक्ट्रॉन, और डी की जो हमारे पास टोटल कैपेसिटी है वो है 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल फुलफिल जब होंगे तो वो स्टेबल होंगे, अगर फुलफिल नहीं है, अगर हम उनको हाफ भी कर दे, हाफ मतलब 2 इसमें आते हैं, इसमें एक, अगर 1 आ जाए और इसमें 10 की बजाय अगर 5 आ जाए, 5 आ जाए, तो तब भी ये हमारे पास स्टेबल होंगे। मतलब ये कि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। इस वजह से ये जो मौजूदा स्टेज है, ये जो मौजूदा हालत है क्रोमियम का, ये थोड़ा कम स्टेबल है बनिस्बत इसके कि ये एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दे 3d में और यहाँ पे हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बना दे और ये खुद भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाए। मतलब ये कि दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन गए हैं, और इस वजह से हमारे पास क्रोमियम डी में जब 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो भी हाफ फिल्ड, और इसमें जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो भी हाफ फिल्ड। इस स्टेज में हमारे पास ये ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। फिर हमारे पास मैंगनीज में आर्गन है, और आर्गन के बाद 3d, ये उसी तरह हमारे पास 5, और ये यहाँ पे हमारे पास 4s2, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा फिर इसमें। आयरन में अगर हम देख लें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो नया आएगा, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर बढ़ चुका है वो यहाँ पे 6 में एंटर होगा, और यहाँ पे इसी तरह 2 होगा। इसी तरह कोबाल्ट में आर्गन 3d, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4s2। निकल में हमारे पास आर्गन, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3d8 और 4s2। पीरियड वही है, नंबर ऑफ शेल वही है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि साइज भी डिक्रीज होता जाएगा।
अब कॉपर में अगर हम देख ले कॉपर में, तो कॉपर में फिर जो है ना हमारे पास, जिस तरह यहां पे हमने देख लिया है क्रोमियम का, तो क्रोमियम के साथ जो हमारे पास इससे इलेक्ट्रॉन डी में चले गए हैं, बिल्कुल इसी तरह कॉपर में भी एक यहां पे प्रोसेस होगा। किस तरह? आर्गन होगा और यहां पे जो हमारे पास 3D है, कॉपर की 29 एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे इस तरह होना चाहिए, इस तरह नॉर्मल अगर होना चाहिए, एक्सपेक्टेड जो हो एक्सपेक्टेड, तो ये इस तरह होना चाहिए, और 4 में हमारे पास 2 होने चाहिए। मतलब आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन और 2 20 हो गए, और 20 के साथ 9 को ऐड कर ले तो 29 बनता है। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर का, वो इस तरह नहीं है, क्योंकि हमारे पास फिर यहां पे ये जो मौजूदा स्टेज है, इससे ज्यादा स्टेबल स्टेट बन सकता है, और वो इस तरह कि इसको फुल फिल कर ले और इसको हाफ फिल कर ले। तो ये तो स्टेबल है, ये 4s, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। तो कॉपर जो है ना अपने आप को इस तरह स्टेबल कर सकता है कि एक को फुल फिल कर ले और दूसरे को हाफ फिल कर ले, तो ये इस स्टेज से निस्बतन ज्यादा स्टेबल कहलाएगा। तो मतलब ये कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहां पे 10 हो जाएंगे, तो फुल फिल्ड वो भी स्टेबल, और ये हाफ फिल्ड ये भी स्टेबल। तो इस वजह से ये यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहां तक लाएगा, और यहां पे खुद हमारे पास 4s1 होगा। तो ये जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे थोड़ा हटकर है कॉपर में, और ये हमारे पास जो इससे पहले एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे ज्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है कार्बन को। तो ये एक हमारे पास दूसरा अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन दी 3D सीरीज। फिर अगर हम देख ले जिंक में, तो जिंक की जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 30 है, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन कोर बनाते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद हमारे पास 3D में अगर हम देख ले तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो मतलब ये कि जो जिंक है इसके इनर शेल में जो डी सब शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, और जो नया इलेक्ट्रॉन आता है वो 4 इसमें चला जाता है, और यहाँ पे हमारे पास जो 3D सीरीज है इसकी इख्तिताम हो जाती है। अगर हम यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करें तो ये इस तरह हो सकता है कि जो डी है डी, तो इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अगर हम देख लें तो यहां पे, यहां से शुरू करते हैं, इसकी हम यहां पे लेंगे 1 2 3 4, और इसकी यहां पे, तो डी में 1 है और इसमें हमारे पास 2 और इलेक्ट्रॉन है। फिर इसी तरह अगर हम यहां पे देख लें तो डी में कितने हैं, डी में 2 और इसमें 2, तो डी में हमारे पास 2 है। इसको सिंगल सिंगल, या हम कह सकते हैं डिफरेंट डी जेनरेटेड ऑर्बिटल में आपने सिंगल सिंगल पुट करना होगा अनपेयर्ड, और यहाँ पे जो एस है उसमें 2 पुट कर ले, क्योंकि ये अलग ऑर्बिटल है, ये डी नहीं है। डी में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो हम सिंगल सिंगल पहले पुट करेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम देख ले, इसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3, और इसमें हमारे पास 2 है, तो 1 2 3, और इसमें हमारे पास 4। अगर हम यहां पे देख लें तो जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था वो कुछ इस तरह आ रहा था कि इसमें 1 2 3 4 और इसमें 2, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इसको फिल कर लेता है, यहां से खत्म हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल। तो हमारे पास क्रोमियम के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं जी, जिसमें हमारे पास जो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्रोमियम के पास मौजूद होते हैं। फिर यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारे पास फिर 2। फिर अगर हम देख ले आयरन में तो 1 2 3 4 5, और इसमें एक ये 6, और फिर 4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एस, तो इसमें भी 2, और डी में हमारे पास 7, सिंगल सिंगल पहले पुट कर ले, 5 हो गए, 6 और ये 7। और इसी तरह अगर हम देख ले यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 और ये 4s, तो डी में कितने हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे सिंगल पुट कर ले तो
हमारे पास 8 बन जाते हैं, नहीं ये 6 हो गए, 7 और ये 8, और यहाँ पे हमारे पास 4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब कॉपर में अगर हम देख ले तो इसके डी में 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम अगर एस लगा ले तो इस तरह कुछ होगा। पहले जो एक्सपेक्टेड ये इस तरह था, एक्सपेक्टेड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पे हमारे पास 2, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता है, इसको पेयर बना देता है। तो अब हमारे पास ये फुल फिल्ड है, स्टेबल है, और ये अनफिल्ड है, सॉरी हाफ फिल्ड है, ये भी स्टेबल है। तो इस हालत में हमारे पास कॉपर मौजूद है जिसके पास यहाँ पे सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जिंक में अगर हम देख ले, जिंक में तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए डी में, और ये एस है। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ इस किस्म का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रहा है 3D सीरीज का, जिसमें क्रोमियम और कॉपर एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हटकर अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारे पास 3D है, ये एनर्जी में बिल्कुल इतना डिफरेंस नहीं है इनकी एनर्जी में किसके साथ, जो 4s सबशेल है। मतलब 3D सबशेल और 4s सबशेल की एनर्जी के दरमियान इतना डिफरेंस नहीं है। इस वजह से हमारे पास सेम कंडीशन में अगर कंडीशन सेम मिल जाए इनको, कंडीशन सेम मिल जाए इनको, तो हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए और सिमेट्री बनाने के लिए, सिमेट्री कहते हैं पूरे डी में सिंगल इलेक्ट्रॉन ले आना, सारे अनपेयर्ड है। सिमेट्री कहते हैं पूरे डी सबशेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले आना। सिमेट्री कहते हैं मुशाबिहत, एक दूसरे की तरह होना। मतलब ये अगर मैं इन हाथों को देख लूं तो ये हाथ मेरे इस हाथ का सिमेट्रिकल है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्री। हमारी हाथों में जो है ना सिमेट्री है, हमारे जिस्म में सिमेट्री, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इस वजह से जहां पे सिमेट्री होगी वहां पे एटम स्टेबिलिटी को अपनाएगा, और ये इस वजह से भी होता है ये शिफ्टिंग कि ये अपनी एनर्जी को क्या कर ले, लो करके अपने आप को स्टेबल बना दे, लोअर एनर्जी, ताकि एनर्जी को ये क्या कर ले, लो कर ले। तो इस वजह से हमारे पास जो इस है वो डी में क्रोमियम में और इस डी में कॉपर में जंप करके अनएक्सपेक्टेड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमें वो दे रहा है। तो ये थी हमारे पास 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है 4D, 5D और 6D की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हमारे साथ रहिए। माय डियर स्टूडेंट, तो 3D हो चुका है, अब बारी है 4D सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, तो 4D सीरीज जो है ये हमारे पास 5th पीरियड का हिस्सा है। मतलब जब 5th पीरियड में हम जाते जाए और डी ब्लॉक तक पहुंच जाए तो वहां पे हमारे पास 4D सीरीज की शुरुआत होती है। 4D सीरीज इसको इस वजह से कहते हैं कि अगर हम देख ले तो इन सारे एलिमेंट्स के एटम में 5 शेल्स होते हैं, 5, लेकिन इनके 5th शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, एंटर नहीं होते, बल्कि इनके 4th शेल में जो डी सब शेल होगा, ये 4th शेल है, और इसमें जो डी सब शेल होगा उनमें जो ऑर्बिटल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। इस वजह से इसको 4D सीरीज कहते हैं। अच्छा, 4D सीरीज में हमारे पास सबसे पहले है यट्रियम। तो यट्रियम जो स्टेबल कोर बनाता है वो क्रिप्टॉन कोर बनाता है, और उसके बाद इसके साथ हमारे पास इजाफी इलेक्ट्रॉन है, और इसके हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो 39 है। तो क्रिप्टॉन कोर के बाद डी में 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें यहाँ पे डी में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर है हमारे पास जिरकोनियम, तो इसमें 40 इलेक्ट्रॉन, डी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है। फिर है हमारे पास नायोबियम। तो अगर हम नायोबियम में देख ले तो जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए थी वो ये होती कि यहाँ पे पेयर होते और यहाँ पे हमारे पास 3 होते, लेकिन इस तरह नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था ऑलरेडी नया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है डी में, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगी डी में जा चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर रहा है नायोबियम।
क्योंकि यहाँ पे इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला जाता है। फिर हमारे पास है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम अगर हम देखें तो 42 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसमें जो हमारे पास क्रिप्टॉन कोर है, उसके बाद डी में 5 इलेक्ट्रॉन और इसमें फिर वही हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये कि अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन नया आया है, नया वो डी में आया है और इसमें उसी तरह हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह चुका है। तो ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। इसी तरह हमारे पास स्टेबल स्टेट है, निस्बतन स्टेबल स्टेट है। इस वजह से हमारे पास मोलिब्डेनम जो हमारे पास डी है उसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन रखेगा और जो हमारे पास एस है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो ये भी हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मोलिब्डेनम का। फिर हमारे पास टेक्नीशियम है। टेक्नीशियम, अगर टेक्नीशियम में हम देख लें टेक्नीशियम, तो इसमें जो डी है 5 इलेक्ट्रॉन है और जो हमारे पास एस है इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हमारे पास एस फुल फिल होकर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है और डी जो है ना हमारे पास हाफ फिल होकर फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। इस वजह से यहाँ पे एस जो है ना हमारे पास डी में शिफ्ट नहीं हो रहा। तो इसमें जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल उसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। फिर हमारे पास है रुथेनियम। रुथेनियम, तो रुथेनियम की 44 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है। इसके डी में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी वो ये होती कि यहाँ पे हमारे पास नया इलेक्ट्रॉन आ जाता, यहाँ पे पेयर होते, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके हमारे पास डी में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास इसमें अनपेयर और यहाँ पे हमारे पास पेयर फॉर्मेशन होती है। तो ये भी अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो हमारे पास 4D की सीरीज है इसमें अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है बनिस्बत जो हमारे पास 3D सीरीज है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। फिर हमारे पास अगर हम देख लें रोडियम। रोडियम, तो रोडियम में जो डी है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें उसी तरह अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये कि जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इसमें ऐड नहीं हो रहा बल्कि डी में ऐड हो रहा है और इस उसी तरह हमारे पास अनपेयर रह गया है। इसी वजह से जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि यहाँ पे 7 होते और यहाँ पे हमारे पास 2 होते, लेकिन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी हमारे पास इसमें अनपेयर है। तो ये भी अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रोडियम का। अगर हम देख लें यहाँ पे पैलेडियम, तो पैलेडियम में भी हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके डी में हमारे पास सारे पेयर है, लेकिन जो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद होता था वो भी यहां से शिफ्ट होकर डी में चला जा चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास डी फुलफिल और इस हमारे पास कंप्लीटली एम्प्टी। तो ये भी हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है पैलेडियम। और यहाँ पे हमारे पास अर्जेंटम है, अर्जेंटम सिल्वर। अगर हम इसको देख ले तो इसके डी में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अपने नॉर्मल बिहेवियर से हट के चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे डी में जो है ना पेयर है और इसमें अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। फिर अगर हम कैडमियम को देख ले तो कैडमियम में डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे पास एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसके डी ऑर्बिटल हमारे पास फिल्ड है, ऑलरेडी इसका डी ऑर्बिटल फिल्ड है। तो मतलब ये कि जो हमारे पास 4D सीरीज है इसकी नायोबियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम, ये हमारे पास शोज अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू देयर लोअर डिफरेंस बिटवीन लोअर एनर्जी डिफरेंस। इनके हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस होती है, एनर्जी में जो फर्क होता है 5s के ऑर्बिटल में और 4D के ऑर्बिटल में, ये काफी कम एनर्जी डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी इनकी होती है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकता है 4D ऑर्बिटल में, मतलब 5s से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है 4D ऑर्बिटल में बिल्कुल इजीली, आसानी से, जिसकी वजह से हमारे पास ये अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और हमारे सामने आता है। तो ये एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, इस वजह से हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है यहाँ पे। फिर हमारे पास है 5D सीरीज। तो 5D सीरीज हमारे पास 6th पीरियड में जो एलिमेंट है उनमें जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें 5D सीरीज होता है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम एलिमेंट में देखें तो 6 शेल्स होते हैं, लेकिन इनके 5th शेल में जो डी सब शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे। इस वजह से इन सारे एलिमेंट्स को जो 5D में जो 6th पीरियड में 5D सीरीज तस्वर होते हैं उसको हम कहते हैं 5D सीरीज वाले एलिमेंट्स।
जिसमें हमारे पास लेंथेनम से लेके मरकरी तक इसमें मौजूद है। तो लेंथेनम को अगर हम देख लें, इसके डी में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल उसी तरह अगर आप इसको पेयरिंग और अनपेयरिंग की फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे लेंथेनम की बात 14 इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं लेंथेनाइट सीरीज के, इस वजह से हमारे पास इनमें इफ इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है। और फिर हमारे पास हैफनियम की बारी आती है, तो हैफनियम में इफ इलेक्ट्रॉन जो है ना ये फिल है और डी में 2, एस में 2। फिर हमारे पास एक ऐड होते होते सारे में जो है ना ये एक ऐड होता जाएगा। फिर अगर हम देख रहे यहाँ पे जो वोल्फ्रम है, वोल्फ्रम टंगस्टन, इसमें हमारे पास 5d में 4 है और 6 इसमें हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजिशन है या जो एक्साइटेशन है या जो अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो शो नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास क्रोमियम में शो हो रहा था। वो इस वजह से कि हमारे पास जो 6 इसकी और 5d की जो एनर्जी लेवल डिफरेंस थी वो काफी कम थी, तो इस वजह से 6 इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता था वहां पे क्रोमियम में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एटम का साइज काफी बढ़ चुका है, तो इस वजह से हमारे पास 6 इस काफी दूर होता है 5d से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 इससे आसानी से 5d में जंप नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे पास नॉर्मल जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इसी तरह रहता है, वो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देता। फिर हमारे पास यहाँ पे वोल्फ्रम के बाद हमारे पास है रीनियम। रीनियम, फिर इसके रीनियम में हमारे पास डी में 5 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो कि हमारे पास डी में ऐड हो गया है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। फिर ऑस्मियम में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इस उसी तरह पेयर होगा। फिर इरिडियम, इरिडियम यहाँ पे डी में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्लेटिनम में अगर हम देख ले तो यहाँ पे 5d8 होना चाहिए था, यहाँ पे 5d8 नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारे पास 5d9 है, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन आ जाता है यहाँ पे वो 8 बना देता है और यहाँ पे ये 2 है, ये 2 नहीं है, असल में यहाँ पे ये 1 है, 1, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है और यहाँ पे ये जंप कर देता है। तो मतलब ये कि इसमें हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, क्योंकि इसके डी में 1 2 3 4 5 और यहाँ पे इस 1 2 3 4 5 6 इसमें डबल और इसमें हमारे पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और फिर यहाँ पे पेयरिंग होना शुरू हो जाता है। तो 6 7 8, तो ये इस तरह होना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो S है इससे 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहाँ से और हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इसमें डी में हमारे पास 9 आ जाते हैं और इसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जो कि हमारे पास इसका अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है प्लेटिनम में। तो प्लेटिनम हमारे पास अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता है। फिर अगर हम देख ले ऑरम, गोल्ड, तो इसमें हमारे पास जो S है वो उसी तरह अनपेयर है और नया इलेक्ट्रॉन डी में आ जाता है, तो इस वजह से ऑरम भी जो है ना अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। फिर हमारे पास मरकरी में अगर हम देखें तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन और 6 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास दोनों फील्ड ऑर्बिटल रखते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जो प्लेटिनम है और जो ऑरम है, जो गोल्ड है, इनमें ये अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है, एबनॉर्मलिटी क्यों आती है? ये इस वजह से आती है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जो प्लेटिनम का साइज बनता है और जो इसके हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बनती है, तो ये 4f की वजह से इसको बहुत सख्ती से जो है ना अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस अपनी तरफ। मतलब ये जो 4f के इलेक्ट्रॉन है ये पूर शील्डिंग करते हैं, पूर शील्डिंग। तो मतलब ये कि पूर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हमारे पास 6s है और जो हमारे पास 6s प्लेटिनम में है और 6s गोल्ड में है, ये बहुत नजदीक आ जाता है न्यूक्लियस के, और इनकी एनर्जी 5d और 6s की एनर्जी फिर हमारे पास निस्बतन सेम हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, बहुत कम डिफरेंस इनके दरमियान में रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आसानी से वहां पे शिफ्ट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जंपिंग की जरूरत नहीं पड़ती। एक हमारे पास पूर शील्डिंग इफेक्ट है। दूसरा हमारे पास है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ये हमारे पास लेंथेनम के सीरीज में जो हमारे पास एलिमेंट है, मतलब ये कि जो लेंथेनाइट सीरीज खत्म हो जाता है तो उसमें हमारे पास एक इफेक्ट आ जाता है, उसको कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज या लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। मतलब ये कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं
उन पे न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है वो काफी बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे काफी बढ़ जाता है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन या शेल बहुत नजदीक आ जाता है न्यूक्लियस के, तो इस वजह से हमारे पास जो आउटरमोस्ट शेल होगा या जो यहाँ पे सेकंड लास्ट शेल होगा, इनकी एनर्जी निस्बतन सेम हो जाती है और जो एटम कंट्रैक्ट हो जाएगा इसको हम कहते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ये पोर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास 6s में इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से शिफ्ट होकर d में चले जाते हैं। फिर हमारे पास एक और रीजन भी है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास नियरली स्पीड ऑफ लाइट से मूवमेंट करते हैं, तो ये तो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल है, तो इनकी जो हमारे पास मास है वो डायलेट हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है मास। जब मास बढ़ जाती है तो इनकी हमारे पास डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ होती है, स्टेशनरी वेवलेंथ, ये जब शेल में मूवमेंट करते हैं तो इनकी एक वेवलेंथ होती है। तो जब मास बढ़ जाती है तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो वहां पे हमारे पास ये डी ब्रॉगली का जो हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होता है वो सुपर जाता है, श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कंट्रैक्शन हो जाती है, कंट्रैक्शन। और जब कंट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है तो हमारे पास इन पे जो न्यूक्लियर का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो कंट्रैक्शन होता है एटम की अपनी तरफ, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से 6s की नियरली इक्वल हमारे पास एनर्जी हो जाती है 5d के साथ, और वहां पे हमारे पास 6 इस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके 5d में चला जाता है। तो ये थी रीजन हमारे पास प्लेटिनम और आयरन में जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा, तो अब आते हैं 6d सीरीज की तरफ। तो 6d सीरीज जो है ये हमारे पास 7th पीरियड का हिस्सा है। ये डी ब्लॉक में जो 7th पीरियड है इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो 6d सीरीज कहलाते हैं। ये इस वजह से 6d सीरीज कहलाते हैं क्योंकि हमारे पास इनमें जो 6th शेल होता है, होते तो टोटल हमारे पास 7 शेल है इनमें, लेकिन जो 6th शेल होता है, सेकंड लास्ट शेल, इनमें जो डी सब शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, इस वजह से इसको हम 6d सीरीज कहेंगे। ये सारे हमारे पास आर्टिफिशियल एलिमेंट है, इस वजह से एफईसी के लेवल पे हम आर्टिफिशियल एलिमेंट को और इनकी जो प्रॉपर्टीज है या जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको डिस्कस नहीं करते। हम अगर इनका जो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं वो कुछ यूं ले सकते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये होगी, n-1d 1 to 10 और ns 0 से लेकर 2 ऐसे एलिमेंट है कि इनमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 4 10 तक हो सकते हैं, और इसमें हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट along with the 3d series, 4d series, 5d series and 6d series। तो जिसमें हमने एक्सेप्शन के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लिया है, और जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो कर रहे थे उनकी रीजन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है।